इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक्स, लोक कला मंडल, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबिसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर अब तक की तमाम बड़ी खबरों पर। मेवाड़ भाजपा का गलतियों और माफियों से नाता है पुराना। बैकफुट पर आए भाई साहब से चाहने वाले भी कर रहे हैं किनारा। शर्मा हॉस्पिटल में तकनीकी खराबी से मरीजों को ऑक्सीजन मिलना हुई बंद। टूटती सांसों को जोड़ने के लिए आनंद फानन में किए कई जतन। पेटीएम से 10 रुपए देकर उड़ा लिए 1 लाख रुपए। पुलिस ने खंगाला अकाउंट तो ठग के पास मिले 7 अरब रुपए। रोजाना होते हैं 1 लाख शिकार। और इलेक्ट्रिसिटी का वीकेंड घरों में ही बीतेगा। चुनाव वाली विधानसभाओं को छोड़कर पूरे प्रदेश में 2.5 दिन का कर्फ्यू। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं भाजपा के माफीबाजों की। मेवाड़ धधक तो अंगारो, आख्या में चमचम चमकेलो। कड़खेरी उठती ताना पर, पग पग पर खांडो खड़केलो। इन पंक्तियों के साथ इन दिनों भाजपा के एक बड़बोले नेता के कारण पूरा मेवाड़ विरोध की आग में सुलग रहा है। हर तरफ उस नेता का विरोध चरम पर है, लेकिन पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस तरह आंखें मूंदे सब कुछ देख रहा है, मानो ये सब करा धराया भाजपा का ही हो। अब तो ऐसा लग रहा है कि नेताजी द्वारा महाराणा प्रताप के लिए अमर्यादित भाषा के उपयोग पर उपजा ये विवाद इस्तीफे पर आकर ही खत्म होगा। हालांकि बीजेपी से जुड़े लोग नेताजी का पक्ष लेते हुए भावनाओं को समझने की हर बात कर रहे हैं, लेकिन उन्हें भी पता है कि गलती तो हुई है, क्योंकि भाषा का चयन ठीक नहीं था। और खुद नेताजी ने भी सफाई पेश करते हुए माफिया मांगी है। बड़बोले नेताजी के इस्तीफे की मांग को लेकर जो चिंगारी मेवाड़ से उठी, वो अब देश भर में आग बनाकर फैल चुकी है। राजसमंद में करणी सेना की महाआक्रोश रैली के बाद उदयपुर में भी सर्व समाज की ओर से 22 अप्रैल को आक्रोश रैली का आह्वान किया गया है। बीएन कॉलेज से शुरू होने वाली इस रैली में सर्व समाज के लोग नेताजी के घर पहुंचकर इस्तीफा लेंगे। वैसे भाजपा से जुड़े कई लोगों ने तो भावनाओं को समझने की अपील की है, लेकिन कई भाजपाई खुद नेताजी का खुलकर विरोध कर रहे हैं। वहीं बड़बोले नेताजी ने गलती स्वीकारते हुए कई बार माफी मांग ली है। लेकिन क्या आपको पता है, मेवाड़ की भाजपाई माफीबाज भी है, क्योंकि पहले तो खुद जानबूझकर गलती करते हैं और फिर माफी मांगकर लोगों से बात भूल जाने की अपील करते हैं। चलिए आज हम आपको मेवाड़ के माफीबाज भाजपाइयों की हकीकत बताते हैं। ये पहला मौका नहीं है जब भाजपा के किसी नेता ने माफी मांगी हो। भाजपा के इन नेताओं द्वारा गलती कर माफी मांगने की शुरुआत उस विधानसभा वल्लभनगर क्षेत्र से हुई, जहां भाई साहब हर चुनाव या फुर्सत के पलों में आकर अपने विरोधी महाराज रणधीर सिंह भिंडर के खिलाफ अनर्गल बोलकर जय जयकार लगवाते रहे हैं। गलती कर माफी मांगने का यह सिलसिला कहां रुकेगा, ये कहना तो मुश्किल होगा, लेकिन इस बार मेवाड़ के नेताजी की गलती व माफीनामा भाजपा के गले की फांस बन चुका है। आइए आज हम आपको इन्हीं नेताजी के इशारे पर भाजपा के नेताओं द्वारा कब कौन सी गलती कर माफी मांगी गई, वो सब बताते हैं। पहली माफी, कोरोना काल में कानोड़ भाजपा मंडल अध्यक्ष भगवती लाल शर्मा द्वारा कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं व सांसद रघुवीर सिंह मीणा के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देकर मांगी गई। बात गिरफ्तारी तक पहुंच गई तो मंडल अध्यक्ष शर्मा ने वीडियो जारी कर सम्मानजनक माफीनामा जारी किया था, जो खूब चर्चाओं में रहा। उस समय भी यही नेता सहयोगी बने थे, क्योंकि मंडल अध्यक्ष इन्हीं नेताजी के नजदीकी रहे हैं। कांग्रेस के कुल भैरव राहुल गांधी, कांग्रेस की कुल देवी सोनिया गांधी के पालतू पिल्ले मेवाड़ की धरती पर मेवाड़ के सिंह आदरणीय कटारिया जी को जो गाली गलौज की, भारतीय जनता पार्टी कानून मंडल उसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। अरे रघुवीर सिंह, थोड़ा विचार तो करता। तेरा बाप ने क्या नाम रखा, रघु, फिर वीर, फिर सिंह। अरे काई का सिंह है रे तू? लड़ना हो तो आ जाता मैदान में और कड़े आमने सामने कर लेता। तेरी ये कायरता है। तू यूं समझता है कि कटारे जी को गाली गलौज करने से मेरा मेवाड़ में कद बैठेगा? ये तेरी भारी भूल है। तू तो क्या, तेरा बाप का बाप, बाप का बाप, बाप का बाप, तेरी 7 पुश्तें भी आ जाएगी, तू कटारे जी के आसपास भी नहीं फटक पाएगा। भारत माता की जय, कानून मंडल जिंदाबाद। पिछले दिनों मेरे द्वारा कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता
आदरणीय राहुल गांधी, आदरणीय सोनिया जी के प्रति मैंने जो शब्द कहे थे, अगर उन शब्दों से किसी भी कांग्रेसी कार्यकर्ता को ठेस पहुंची है तो मैं हृदय से खेद प्रकट करता हूं। मेरा इरादा किसी को ठेस पहुंचाने का नहीं था। फिर भी कोई तकलीफ हुई हो तो मैं भारतीय जनता पार्टी का मंडल का अध्यक्ष होने के नाते पूरे मंडल परिवार की ओर से मैं क्षमा चाहता हूं। फिर दोबारा इस प्रकार की घटना न हो, मैं पूरा प्रयत्न करूंगा कि वह घटना फिर से न घटे। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। दूसरी माफी। वल्लभनगर में विधायक पद के दावेदार उदयलाल डांगी ने दिवंगत विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने के बाद मांगी थी। सोशल मीडिया पर हुई फजीती के बाद डांगी ने बयानों को वापस लेने की बात कहते हुए अपना स्पष्टीकरण दिया था। पर सरकार बचाने के चक्कर में अपने आप को खत्म हो गए। 1 महीने तक होटल में पड़े रहे, खाना और पीना, वो पीने की वजह से ही हुआ है जो हुआ है। वहां फोकट का मिला, बाकी तो थोड़ा बहुत भी चार्ज होता था, कम लेने ज्यादा लेवा तो फोकट का था। और जो आप कह रहे थे कि सहानुभूति, दारू पी के कोई मर जाए उसकी भी सहानुभूति होती है गई, तो फिर तो परसों दारू पी के मरे, पीछे रामराज हो जाए। तो झूठी बातें कहने की। फेसबुक पर एक आज वीडियो जारी हुआ है, उसको तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया है। मेरा मकसद कोई सख्तावत साहब के परिवार को ठेस पहुंचाने का नहीं था। फिर भी मेरी वजह से सख्तावत साहब के परिवार को जो ठेस पहुंची उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। समस्त क्षत्रिय समाज से भी मैं क्षमा चाहता हूं। तीसरी माफी। भटेवर में आयोजित हुई एक सभा के दौरान प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप के प्रतीक चिन्ह को पैरों में रखने के बाद हुए अपमान पर उपजे विरोध में चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने मांगी थी। वैसे सीपी जोशी द्वारा मांगी गई माफी के बाद उन्हें माफ भी कर दिया गया था, क्योंकि उन्होंने उस माफीनामे में सफाई पेश नहीं करते हुए सीधी माफी मांगी थी, क्योंकि मंच पर हुए महाराणा प्रताप के अपमान का अफसोस उन्हें भी था। लेकिन उस मंच पर बैठे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने अब तक माफी नहीं मांगी है। करनी सेना लगातार उनसे माफीनामा मांग रही है, लेकिन वो नहीं दे पाए हैं। ऐसे में भूलवश की गई गलती के लिए चित्तौड़गढ़ सांसद के माफीनामे को हर व्यक्ति ने मान लिया था, क्योंकि उन्होंने सहज भाव से गलती स्वीकार ली थी। वहीं बीजेपी राजस्थान के फेसबुक पेज पर भी गलती को लेकर खेद प्रकट करते हुए माफीनामा पोस्ट किया गया। नमस्कार। 2 दिन पूर्व उदयपुर जिले में वल्लभनगर विधानसभा का युवा मोर्चा का सम्मेलन था और उदयपुर देहात के आयोजक टोली ने सभी को महाराणा प्रताप का एक स्मृति चिन्ह भेंट किया और वो त्रुटिवश वो स्मृति चिन्ह मंच पर रह गया। चूंकि किसी की ऐसी मंशा नहीं थी, लेकिन आयोजक टोली की इस भूल के लिए मैं स्वयं सभी से माफ़ी मांगता हूं। महाराणा प्रताप हम सब के लिए एक आदर्श और प्रेरणापुंज है। कोई व्यक्ति ऐसी गलती कैसे कर सकते हैं जिनके लिए हमने भारत सरकार से रेगुलर डाक टिकट जारी कराने का काम किया हो। हल्दी घाटी के युद्ध में हिंदुजा सूरज महाराणा प्रताप को जिन्होंने बचाने का काम किया, ऐसे जाला मल्ला के ऊपर डाक टिकट जारी कराने का काम किया हो। इस वीर भूमि चित्तौड़ के लिए अलग से एक ट्रेन का नामकरण कराने का काम किया हो। रानी पद्मावती के महल के बाहर बरसों पुरानी एक पट्टिका जिसमें गलत चित्रण किया गया, ऐसी पट्टिका को हटाकर हमारा गौरवशाली इतिहास हम लोगों ने वहां लगाने का काम किया हो। जोर स्थल को डेवलप करने का, जहां लोग जूते पहन के चले जाते थे, वहां अब जूते उतारकर उस पवित्र स्थान पर परिक्रमा स्थल बनाने का हम लोगों ने काम किया हो। प्रतापगढ़ में एक बटालियन खुली, उसका नामकरण हमने महाराणा प्रताप बटालियन के नाम से जिनका नामकरण करने का काम किया हो। और
रानी पद्मावती के ऊपर जब कोई फिल्म बनी तो पहली बार लोकसभा में हो चाहे पिटीशन कमेटी में हो उस विषय को मुखरता से पहुंचाने का काम किया हो। बप्पा रावल का पैनोरमा, ऐसे अनेक विषयों को लेकर चाहे फतेह प्रकाश महल को डेवलप कराकर वहां मेवाड़ दर्शन के नाम से एक म्यूजियम बनाने का काम किया हो। फिर भी मैं इस मानवीय त्रुटि जो हमारी उदयपुर देहात की टोली से हुई है, मैं स्वयं अपनी ओर से जिनको भी इससे ठेस पहुंची है, क्योंकि हम सबको इससे दुख है, लेकिन मैं स्वयं अपनी ओर से सभी से माफी मांगता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। चौथी माफी। अब की बार मांगी गई माफी कम और सफाईनामा ज्यादा था, क्योंकि इस बार गलती उनसे हुई जिनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन गलती वो हो गई जिसके लिए इनके 3 माफीनामे तो क्या 100 माफीनामे भी स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आप सभी समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जी हां, अभी स्थानीय से लेकर सभी राष्ट्रीय न्यूज चैनल की सुर्खियों में शामिल मेवाड़ की धरती पर भाजपा के नेताजी द्वारा महाराणा प्रताप के लिए मंच से अमर्यादित भाषा के उपयोग पर जो महाभारत छिड़ी हुई है उसकी बात कर रहे हैं। जिस नेता के इशारे पर भाजपा के 3 वरिष्ठों को माफी मांगनी पड़ी, आज उन्हें ही माफी मांगनी पड़ रही है। लेकिन सत्ता के नशे में चूर अहंकारी नेताजी साफ तौर पर माफी नहीं मांग पा रहे, क्योंकि उनका घमंड बीच में आ रहा है। इसलिए माफीबाज भाजपाइयों के बीच इन सफाईबाज नेताजी को माफ नहीं किया जा रहा है। राजसमंद उपचुनाव में आयोजित सभा में विधायक प्रत्याशी दीप्ति माहेश्वरी की चुनावी सभा में नेता प्रतिपक्ष ने महाराणा प्रताप के लिए अशोभनीय भाषा का उपयोग कर डाला, जिसका विरोध चहु ओर जारी है। मेवाड़ राजघराने से लेकर हर वर्ग के दिलों में विरोध की आग सुलग रही है और अब मेवाड़ महाराणा प्रताप के सम्मान में नेताजी का इस्तीफा लेकर ही दम लेगा। आपको ने, हमारे पूर्वजों ने 1000 वर्षों तक लड़े यार, 1000 वर्षों तक। ये महाराणा प्रताप अभी गया ना, क्या उसको पागल कुत्ते ने काटा था जो अपनी राजधानी और अपना घर छोड़ करके एक पहाड़ी के टुंगर पर रोता फिरा? किसके लिए गया था? किसके लिए गया था? कुछ समझ में आता है नहीं? कल कुंवारिया में मेरे द्वारा जो भाषण दिया उसमें मैंने इस देश के पूर्वजों ने 1000 वर्षों तक लड़ाई लड़ करके इस देश, धर्म और संस्कृति की रक्षा की, उसी की तुलना में मैंने कहा था अभी भी महाराणा प्रताप गए। और महाराणा प्रताप ने जिस प्रकार से एक जंगल की खाद छानी, राज छोड़ा, सब सुख और वैभव छोड़े, मेरे द्वारा शब्द प्रयोग हुआ कि ऐसा कोई पागलपन उनको नहीं जो कोई कुत्ते के काटने से पैदा हुआ। ये शब्द जरूर मैंने प्रयोग किया, पर इसके पीछे मेरा भाव ये था कि उस व्यक्ति ने जिस प्रकार से इस देश धर्म की रक्षा के लिए अपने सारे सुख और वैभव को तिलांजलि देकर उस संघर्ष की राह पे गया, जो संघर्ष की राह आज दिन तक हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं कायम हुआ। उस व्यक्ति ने जिस प्रकार से इस देश धर्म की रक्षा के लिए इतने बड़े कष्टों को भी अंगीकार किया और अंततोगत्वा विजय प्राप्त की, उस महाराणा प्रताप के प्रति मेरी ये भावना नहीं थी। मेरी ये थी कि उनका ये पागलपन वास्तव में देश धर्म के प्रति जो प्यार का था वो उन्होंने जीवन भर तक निभाया। और मैं उनसे बंधुओं से भी निवेदन करना चाहता हूं, मैं जब से राजनीति में हूं, मेवाड़ कॉम्प्लेक्स की इस धारणा को, देश आजाद हुआ तो 47 में हो गया, पर पहली बार विधायक बनने के बाद 78 में प्रताप के जीवन से सार्थक करने के लिए, चाहे वो कुंभलगढ़ हो, चाहे वो गोगुंदा हो, चाहे वो हल्दी घाटी हो, चाहे चावंड हो, इसके विकास का अगर सूत्रधार प्रारंभ करने का प्रयास किया तो मेरे आग्रह पर भैरव सिंह शेखावत ने पहली बार मनाया। और मैं तो आज दिन तक प्रताप जयंती के दिन आप सब लोगों के साथ जिस तरह से, जिस उत्साह से, जिस पूरी मनोयोग से, और मैंने पूरी नगर परिषद जिसमें मेरा बोर्ड था उसको इन्वॉल्व करते हुए, सारा खर्चा नगर परिषद की तरफ से भी वहन करते हुए हमने महाराणा प्रताप के जीवन को लोगों के बीच में ले जाने का प्रयास किया। जिस पाठ्य पुस्तक में नहीं था उस पाठ्य पुस्तक में प्रताप के जीवन का और शौर्य को प्रकट करा, और जिसको अकबर महान कहा जाता था उसकी जगह हमने प्रताप महान को पाठ्य पुस्तक में डालने का प्रयास किया। हमारे मन में उस महाराणा प्रताप के प्रति अनन्य श्रद्धा थी, है और रहेगी। मेरे शब्दों का मैंने क्षमा याचना की, मेरा पूरा भाषण आप सुनना, आज मुझे बहुत आक्रोश है, बहुत गुस्सा है
और उसके कारण से मैंने कुछ शब्दों का प्रयोग अगर आपको गलत लगा तो मैं क्षमा चाहता हूं। मेरी भावना हमेशा महाराणा प्रताप के शौर्य और बहादुरी के बारे में प्रेरणा देता है, जीवन में कुछ कर गुजरने के लिए उत्साहित करता है कि चाहे जीवन में कितने भी कष्ट क्यों न आवे, पर इस देश धर्म की रक्षा के लिए अपने आप को समर्पित करें। इस भावना के साथ मैंने कहा है। अगर किसी को इन शब्दों के कारण से कोई अटपटा, क्षमा मांगता हूं। मुझे इसमें कोई अहंकार है कि नहीं, क्षमा नहीं मांगूंगा। मैं सब ऐसे महापुरुष जिसने वास्तव में अभी अभी जो गया है और जिसने हिंदुस्तान की इस अस्तित्व को बचाया है, इस मेवाड़ की धरा ने आज इस जहां हम हैं और आज जो हमारे देवी देवता और भगवान जहां हैं, उन सब को बचाने के लिए जो परिश्रम और जो संघर्ष उस व्यक्ति ने किया, उसके प्रति नमन है मेरा। और मेरी भावना को ठीक प्रकार से पूरा समझें और फिर उसके ऊपर किसी प्रकार की बात कहें तो बहुत अच्छा लगेगा। अतस्मरणीय महाराणा प्रताप के संघर्ष को मैंने जिन घटनाओं से जोड़ा, वो चयन मेरा ठीक नहीं था और उसके कारण से आप में से कई लोगों को मन को ठेस लगी है और आप में से कई लोगों ने मेरे को जो सुझाव दिए या मेरे बारे में जो भी कहा, मैं आप सबका स्वागत करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे उस अच्छाई की ओर जाने के लिए प्रेरित किया है। इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं प्रातस्मरणीय महाराणा प्रताप के प्रति जो अपने मन में भाव रखता हूं और मैंने जिस घटनाक्रम के साथ, जिस दुख के साथ उस आम सभा में भी मेरी आप पूरी क्लिक सुनोगे तो मैंने क्षमा मांगते हुए मैंने कहा, मैंने आवेश में कुछ बातें कह दी। मैं इस बात को महसूस करता हूं कि मेरी जो तुलना करने का जो शब्द थे वो उचित नहीं थे। मैं उसके लिए क्षमा भी मांग ली और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप सबको जो कष्ट पहुंचा है उसके लिए भी क्षमा प्रार्थी हूं और आपने मुझे जो अच्छे सुझाव दिए उनको मैं पालन करने का पूरा भरोसा दिलाता हूं। मैं आप सबका आभारी हूं। मेवाड़ के राजसमंद के एक मंच पर से बड़बोले नेताजी द्वारा बोली गई अमर्यादित भाषा ने अब सुलगती आग का रूप ले लिया है, जो किसी लावे से कम नहीं है। ऐसे में नेताजी का समर्थन करने वाले मुट्ठी भर लोग आगे तो आए हैं, लेकिन उनका भी पुरजोर विरोध हो रहा है। लेकिन सबसे पहले माफी मांगने वाले कानोड़ के मंडल अध्यक्ष भगवती लाल शर्मा ने फिर अपने अज्ञानी होने का परिचय दिया और महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह जी के खिलाफ अनर्गल टिप्पणी करते हुए बड़बोले नेताजी के समर्थन में आ गए। फिर क्या था, यह संदेश खूब वायरल हुआ और शर्मा जी को जवाब देना भारी पड़ गया। दूसरे दिन शर्मा जी बैकफुट पर आ गए और शक्तावत वंशियों के नाम माफीनामा लिखते हुए सैकड़ों बार क्षमा प्रार्थी होने की बात कह डाली। सुनिए 24 घंटे में काफूर हुई शर्मा जी की हेकड़ी को, जिन्होंने घबरा कर यह तक कह दिया कि गुलाब जी गए तेल बेचने। भाई साहब, भानु प्रताप सिंह नारगढ़ बोल रहा हूँ। जी भाई साहब, आदेश करो। पार्टी गांव मेरा बांची है, बांची के निकले हुए हम। जी भाई साहब। गंगा सिंह जी प्रधान साहब के परिवार से आता हूँ। आदेश करो आपको। आपने महाराज शक्ति सिंह जी की पोस्ट डाली आपने कल रात को 11 बजे। जी भाई साहब। कटारिया जी वाला जो वाद विवाद चल रहा है, जी भाई साहब, उसमें आप शक्ति सिंह जी को बीच में क्यों ला रहे हो? और मेरी बात सुनो। आप सुनो शक्ति सिंह गद्दार थे कि नहीं, सही बताओ। नहीं, गद्दार तो हम तो शक्ति सिंह जी के वंशज है। मेरी बात सुनो। आप क्या जानते हो? मेरी बात सुनो। आप क्या जानते हो शक्ति सिंह जी के बारे में? मैं आपसे ज्यादा जानता हूँ। आप मेरे से ज्यादा जानते हो? जी। तो मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, 500 से ज्यादा तो शक्तावतों के गांव है ना। मेरी बात सुनो। आप मेरी बात सुनो। मध्य प्रदेश, वागड़, मेवाड़, अजमेर, टोंक, गुजरात। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं कालवे साहब भी शक्तावत है, जो करनी सेना के मूल संस्थापक है। और आपके आसपास के जो ठिकाने है ना, वो सब भी शक्तावतों के, बांसी, बोयड़ा, जितने भी आपके आसपास जो है ना, उनका तो स्वागत है ना। उनका स्वागत तो है। आज आपने मुद्दा चल रहा है महाराणा प्रताप का, है ना, और उसमें आप शक्ति सिंह जी को ला रहे हो। आप आपकी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आप हमारे मेरी बात सुनो। आप महाराणा प्रताप आपके स्वाभिमान के प्रतीक नहीं आते क्या? मेरे को ये बताओ। आपसे ज्यादा आते हैं। आते हैं। मेरी बात सुनो। मेरी बात सुनो। आपसे हमसे ज्यादा आते हैं ना आपके। तो एक कमेंट डाली क्या थे गुलाब चंद कटारिया के खिलाफ किसी ने? क्या गलत क्या बोला गुलाब जी ने? गलत क्या बोला? हाँ, क्या बोला बताओ। क्या गलत बोला? वो रिकॉर्डिंग पूरे राजस्थान में नहीं, पूरे भारत में वायरल हो चुकी है। ये केवल राजनीति है, कांग्रेस के द्वारा चलाई गई है कांग्रेस। मेरी बात सुनो। मैं आपको और बताऊं, कल मैं राजसमंद गया था,
जी करनी सेना के आह्वान पे कल राजसमंद गया था। मैं निम्बाड़ा रहता हूँ, निम्बाड़ा से राजसमंद गए थे, चित्तौड़ जी से हम सर। भाई लोग गए थे, है ना। और जी वहाँ पे सर। ना कोई कांग्रेस थी ना कोई बीजेपी थी, राजपूत समाज का था। कल और आपके सुनो कल आपके करनी सेना के अध्यक्ष ने क्या बोला, जानकारी देखनी है? क्या क्या बोला करनी सेना के अध्यक्ष महिपाल ने? क्या बोला महिपाल ने? और तमीज से बात करो, महिपाल सिंह जी मकराना, आप संघ से आते हो और इतने बड़ी पोस्ट वाले हो। महिपाल नहीं है वो, अरे आपका महाराणा छोरा प्रताप नहीं है। वो महाराणा प्रताप को वो गाली दे रहे हो, आप सुन रहे हो यार, ये गलत कह रहे हो आप। कहाँ तो किसने महाराणा दी प्रताप गाली? गाली नहीं दे रहा है वो। कब दी गाली? मैं वहाँ मौके पे सुनो खड़ा था। जो, कब दी कान गाली? खोल के सुनो, ये कुंगली बाहर निकलो, एक बार गुल बाहर निकलो। रुई आपने जो भर रखी है ना, ये गुलाब चंद कटारिया वाली, वो बाहर अरे निकाल देना। गुलाब और जी ये गुलाब जी गए तेल, कमेंट, ये गुलाब जी गए कमेंट, तेल बेचने, ये गुलाब जी गए कमेंट, तेल बेचने, ये गुलाब जी गए कमेंट, तेल बेचने। अरे ये महाराणा प्रताप कमेंट, के खिलाफ ये एक शब्द कमेंट भी आपको आपने बहुत बोला तो भारी ठीक पड़ने नहीं है। वाला है। मैं आपको बताना बहुत भारी पड़ने वाला है। अरे सुन लो मेरी आपका बात। घर के बाहर निकलना दुश्वार हो जाएगा। गुलाब ये लिख चंद लेना, के गुलाब खिलाफ- चंद कटारिया तो फेंक है, और आप अगर घर के बाहर निकल जाओ तो लिख के ले लेना। भगवती लाल जी बोल रहे हैं? जी भाई साहब। भाई साहब, भानु प्रताप सिंह नारगढ़ बोल रहा हूँ। जी भाई साहब, आदेश करो। पार्टी गांव मेरा बांची है, बांची के निकले हुए हम। जी भाई साहब। गंगा सिंह जी प्रधान साहब के परिवार से आता हूँ। आदेश करो ना आपको। आपने महाराज शक्ति सिंह जी की पोस्ट डाली आपने कल जी रात को साहब। 11 बजे। जी भाई साहब। कटारिया जी वाला जो वाद विवाद चल रहा है, जी भाई साहब। उसमें आप शक्ति सिंह जी को बीच में क्यों ला रहे हो? शक्ति और सिंह जी और गद्दार- और और मेरी 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 बात सुनो। आप सुनो शक्ति सिंह जी गद्दार थे कि नहीं थे, ये बताओ आप। नहीं, गद्दार तो हम तो शक्ति सिंह जी के वंशज है। मेरी बात सुनो। आप क्या शक्ति जानते सिंह हो? जी गद्दार मेरी थे मेरी नहीं? मेरी बात सुनो। आप क्या जानते हो हाँ। शक्ति सिंह जी के बारे में? मैं आपसे ज्यादा जानता हूँ। आप मेरे से ज्यादा जानते हो? जी तो मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, जी 500 से बताइए। ज्यादा तो शक्तावतों के गांव है ना। नहीं, उनसे क्या- अरे उनसे- मेरी बात सुनो, आप मेरी बात सुनो। उनसे मध्य कोई लेना प्रदेश, देना नहीं है। वागड़, मेवाड़, अजमेर, टोंक, गुजरात। और आपकी जी। जानकारी के लिए बता दूं, मैं कालवी साहब भी शक्तावत है, जो जी। करनी सेना के मूल संस्थापक है। और आपके आसपास के जो ठिकाने है ना, वो सब भी जी। शक्तावतों के, बांसी, बोयड़ा, जितने भी आपके आसपास जो है ना। मतलब उनका तो स्वागत है ना, उनका नहीं, उनका स्वागत भी तो मतलब है। आज जी। आपने मुद्दा चल रहा है महाराणा प्रताप का, हाँ है ना, और उसमें आप हाँ। शक्ति सिंह जी को ला रहे हो। आप आपकी हाँ। राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए नहीं, आप हमारे मैं- आज मैं हमारे बोला- मेरी बात सुनो। आप महाराणा प्रताप आपके स्वाभिमान के प्रतीक नहीं आते क्या? मेरे को ये बताओ। आपसे ज्यादा आते हैं। आपने आते तो हैं, बड़े- आते हैं। मेरी आपसे बात ज्यादा सुनो, हमारे- मेरी बात सुनो। आपसे जी। हमसे ज्यादा आते हैं ना आपके। तो एक जी। कमेंट डाली क्या थे क्या गुलाब चंद कटारिया के खिलाफ किसी ने? क्या गलत क्या बोला गुलाब जी ने? गलत क्या बोला? हाँ क्या बोला बताओ। क्या गलत बोला? क्या गलत बोला? वो रिकॉर्डिंग पूरे राजस्थान में नहीं, पूरे भारत में अरे, वायरल हो चुकी ये है। केवल राजनीति है, कांग्रेस के द्वारा चलाई गई है कांग्रेस राजनीति है। मेरी गुलाब बात जी सुनो, कभी मेरी छोटा मेरी करने बात की सुनो, बात है। मेरी बात सुनो। मैं आपको और बताऊं, कल मैं राजसमंद गया था जी करनी सेना के आह्वान पे। कल राजसमंद गया था। मैं निम्बाड़ा रहता हूँ, निम्बाड़ा से राजसमंद गए थे, चित्तौड़ जी से हम सर। भाई लोग गए थे, है ना। और जी वहाँ पे सर। ना कोई कांग्रेस थी ना कोई बीजेपी थी, राजपूत समाज का था। कल और आपके सुनो कल आपके करनी सेना के अध्यक्ष ने क्या बोला, जानकारी देखनी है? क्या बोला करनी सेना के अध्यक्ष महिपाल ने? क्या बोला महिपाल ने? और तमीज से बात करो। महिपाल सिंह जी मकराना, आप संघ से आते हो और इतने बड़ी पोस्ट वाले हो। महिपाल नहीं है वो, अरे महाराणा आपका छोरा प्रताप नहीं है। वो महाराणा प्रताप को वो गाली दे रहे हो, आप सुन रहे हो यार, ये गलत कह रहे हो आप। कहाँ तो किसने महाराणा दी प्रताप गाली? गाली नहीं दे रहा है क्या वो? कब दी गाली? मैं वहाँ मौके पे सुनो खड़ा था। जो, कब दी कान गाली? खोल के सुनो, ये कुंगली बाहर निकलो, एक बार गुल बाहर निकलो। रुई आपने जो भर रखी है ना, ये गुलाब चंद कटारिया वाली, वो बाहर निकाल अरे देना। गुलाब और जी ये गुलाब जी गए कमेंट तेल, है, ये गुलाब जी गए कमेंट, तेल बेचने। अरे ये महाराणा प्रताप कमेंट के खिलाफ है, ये एक शब्द कमेंट भी आपको आपने बहुत बोला तो भारी ठीक नहीं पड़ने है। वाला है। मैं आपको बताना बहुत भारी पड़ने वाला है। अरे सुन लो मेरी आपका घर बात। के बाहर निकलना दुश्वार हो जाएगा। गुलाब ये लिख चंद लेना, के गुलाब खिलाफ- चंद कटारिया तो फेंक है, और आप अगर घर के बाहर निकल जाओ तो लिख के ले लेना। उपस्थित नहीं हुआ भगवती क्या जी, माने भाई साहब? भगवती जी, मैं आपको 3 बातें पूछ रहा हूँ। मुझे बता दीजिए कि कटारिया जी ने सही बोला था, हाँ या ना में जवाब दे दो। बिल्कुल गलत बोला, कटारिया जी को नहीं बोलना चाहिए था। दूसरा क्या आप ये अभी भी मानते हो कि माननीय शक्ति सिंह जी के बारे में जो आपकी धारणा थी कि वो गद्दार थे, वो अभी भी गद्दार ही है आपके नजरों में? क्योंकि आपके पास मेरे जैसे कुछ फोन आ गए होंगे और कुछ ने आपको हवाला दे दिया होगा बुक्स का, रेफरेंस का, किसी न किसी का। तो क्या आप अभी भी बिना पढ़े और बिना अपना ज्ञान वर्धन किए
शक्ति सिंह जी को गद्दार ही मानते हो? आप मेरी बात सुनो जी, शक्ति सिंह जी को मेरे कोई व्यक्तिगत वो ही नहीं कि मैंने बहुत सारे सत्तावाद परिवार मेरे मित्र हम कह रहे हैं आपने 10वीं 9वीं 8वीं की किताबों में क्या पढ़ा वो नहीं, मैं आपको रेफरेंस दे सकता हूं जिसमें वो गद्दार की हैसियत से नहीं जाने जाएंगे सारे इतिहास के अंदर, और उनके बहुत सारे पीढ़ियां चल रही है वर्तमान में, तो क्या आप अभी भी उनको गद्दार की दृष्टि? ऐसी पुस्तकों को जलाओ ना भाई साहब यार, तो ये पुस्तकों को जलाओ ना, ऐसी पाठ्यक्रम क्यों लगवा रखते हो भाई साहब यार? ऐसी शुरुआत तो आपसे करेंगे, वो ऐसी उम्मीद करेंगे, लेकिन मेरा क्वेश्चन दूसरा है, क्या अभी भी आप उनको गद्दार मानते हो? नहीं आप कह दो तो नहीं मानते। जी, तीसरा तीसरा महिपाल जी का ऑडियो या वीडियो आपने खुद ने अपने कानों से सुना था? भगवती की कसम आपको भगवान श्री राम, भगवान की सौगंध खा के कह रहा हूँ, मेरे पास चाहे वो वीडियो असली हो या फर्जी हो, ऑडियो मैंने पूरा गांव में चल रहा है, मैंने खुद ने सुना है। मैं जो बोल रहा हूँ आपने सुना, आपने पूरी पुष्टि कर दी कि ये वही महिपाल सिंह है जो करणी सेना के अध्यक्ष है, और उन्होंने गलत बोला है। मैं आपको भेज रहा हूँ। नहीं, आपने बड़ी शान से बात की है, जी जी, मैं आपका सम्मान करता हूँ, ठीक है ना? आप उसको हाँ, नहीं, आप उस ऑडियो शैली की भाषा से आप कह रहे हो बहुत बुरी है, और आप ये भी जिम्मेदारी तय कर रहे हो कि वो महिपाल सिंह खुद ही है, और जो महिपाल सिंह जी को आप महाराणा प्रताप को अब शब्द बोल रहे हैं, आप ये तो कह रहे हो? मतलब मैं कह रहा हूँ माना कि ये वीडियो महिपाल सिंह जी नहीं बोल रहे हैं, किसी ने ऐसा बोला है तो महिपाल सिंह जी अगर करणी सेना की ओर से कोई खंडन तो आना चाहिए था। अच्छा, तो आप ऐसा मानते हो कि कोई ऐरा गैरा नथु गैरा कहीं से कुछ भी बोल देगा तो एक सामाजिक संगठन बार बार उस बातों का खंडन ही करेगा? बीजेपी कितनी बातों का खंडन करती है, बहुत सारी बातें ऐसी भी होती होगी ना। ऐरा गैरा नथु गैरा नहीं, राष्ट्र का एक चर्चित व्यक्ति है महिपाल सिंह जी। मैं उनको नहीं बोल रहा हूँ, आप समझे, आप पहले समझने की शक्ति बढ़ाइए। मैं कह रहा हूँ कि कोई भी ऐरा गैरा डुप्लीकेट वीडियो बना लेगा, डुप्लीकेट वक्तव्य जारी कर देगा, तो उसकी एवज में एक सामाजिक संगठन जो कि एक जाति विशेष का है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष उसका खंडन करेंगे या उसके प्रवक्ता खंडन करेंगे, तो हमारा काम तो ये हो गया, हमारा काम सर ब्राह्मण समाज में अगर मैं बोल दूं किसी के बारे में उल्टा फुल्टा, तो क्या ब्राह्मण समाज के जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष है माननीय महोदय, वो खंडन करते रहेंगे रोज? मैं रोज बोलूंगा उल्टा फुल्टा? मैं आपको वीडियो भेज रहा हूँ, आप उसको देखना, उसका अध्ययन करना। अब मेरी एक बात मानेंगे कि आप? जी बाबा। एक तो आप अपनी पोस्ट डिलीट कर दे, दूसरी एक खंडन उसको लिखकर फेसबुक पे आप डाल दे। ऐसा अगर कर दे तो आपके लिए और ज्यादा सही रहेगा मेरे हिसाब से, ऐसा मेरा मानना है। चलो मैं डाल देता हूँ। हाँ ठीक, कोई भाव ऐसा नहीं है कि सत्ता और परिवार को परेशान करना अपना भाव थोड़ी करेगा। नहीं ऐसा नहीं, गुलाब जी की भी इतने ज्यादा हमदर्द बनने की जरूरत नहीं है। उससे गुलाब जी से पहले महाराणा प्रताप है, आपको पता होगा मेरे हिसाब से, है ना? तो गुलाब जी तो आजकल आए हैं और अपने बुढ़ापे में अंतिम दौर में गुजर रहे हैं, उनकी इतनी ज्यादा प्रशंसा नहीं करनी चाहिए हमें, क्योंकि महाराणा प्रताप के खिलाफ उन्होंने बोला है गलत। बंधु ने मुझे फोन किया था, उन्होंने जिस भावना से मुझे बात की ना, मुझे ठीक लगी। मुझे भाई मैं ठीक तरह से बात कर रहा हूँ यार भाई साहब, को शक्ति सिंह जी के वंशजों से थोड़ी मैंने इस बात की, लेकिन उन्होंने अलग मुझे बोलना शुरू किया तो देखो मेरी बात हो जाती है। हाँ हो जाती है, मानता हूँ मैं, ये बात मानता हूँ। सोनिया गांधी, राहुल गांधी इस संसार के अभी जीवित व्यक्ति है, इतने बड़े महान भी नहीं है ना? महाराणा प्रताप एक बहुत महान शख्सियत और हस्ती रही है इतिहास के अंदर, तो कष्ट करके जिस तरह से आप उनके लिए सॉरी बोला, मैं समझता हूँ कि उनसे सोनिया गांधी राहुल गांधी से बड़े हैं महाराणा प्रताप, तो आपको जरा सोचना नहीं चाहिए और फटाफट फेसबुक पे शक्ति सिंह जी के लिए डालूंगा नहीं। सत्तावत परिवार को कोई ठेस पहुंचती है तो मैं क्षमा याचना करता हूँ। सारे सत्तावत मेरा भाई है, प्रेमी है। शक्ति सिंह कहूंगा लोग मुझे मार डालेंगे भाई साहब यार। नहीं, आप शक्ति सिंह क्यों बोला? आप बोलो मेरी पोस्ट से किसी को भी भावनाओं को बिल्कुल मैं डाल देता हूँ। हाँ, मेरा ऐसे भावना ही नहीं थी, सीधी सी बात है। माना और ये सत्या कोई समाप्त रहेंगे। हेलो, जय श्री राम साहब। भगवत लाल जी, जय रघुनाथ जी की, कैसे हो? जी बेटा ठीक है बेटा। शक्ति सिंह बांदी कोई बोल रहा हूँ। जी क्या पोस्ट डाल दी महाराज शक्ति सिंह जी के लिए? क्षमा प्रार्थी हूँ मैं, भावेश में आकर ऐसा हो गया हो भाई साहब। हमने भी किताबों में पढ़ा, वो ध्यान में रखती हमने बोल दिया, पर मुझे ये ध्यान भी सत्तावत वंश ही यहाँ से निकला है वैसा। अच्छा, मैं एक जानकारी चाहूंगा, संघ के स्वयंसेवक हो? जी भाई साहब। मैं भी संघ का स्वयंसेवक हूँ, प्रथम वर्ष किया हुआ है। जी भाई साहब। और मैं एक बताऊँ, एक संघ में ही अपने निरंजन जी मेघ हुए थे, सॉरी नरेंद्र जी मेघ। हाँ जी, वो तो हमारे यहाँ प्रसाद सिंह साहब जो अभी निरंजन नाथ जी बाबा जी हैं। उन्होंने एक प्रताप गाथा लिखी है। जी भाई साहब। और उन्होंने महाराज शक्ति सिंह जी के बारे में जो कुछ लिखा है, पहली बात तो गद्दार वद्दार तो कुछ थे ही नहीं, ये तो एक कूटनीति थी। जी भाई साहब। और हल्दी घाटी वाली जो लड़ाई हुई, हल्दी घाटी के लड़ाई के बारे में तो पता ही होगा। जी वहाँ ज्ञान करें।
ज्यादा बड़ी लड़ाई नहीं थी, 4 घंटे की लड़ाई थी सिर्फ। जी जी जी। और हल्दी घाटी की लड़ाई के बाद में जब अकबर नाराज हो गया, जी भाई साहब। क्योंकि मान सिंह जी ने इनडायरेक्ट सपोर्ट किया था प्रताप का। जी भाई साहब। अकबर नाराज हो गया तो अकबर का एक आदमी था दोस्तम खान, जी भाई साहब, जिसको अकबर ने शुरू से ही पाला पोसा था अपने पास। जी, 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 उसको जी, जी। उन्होंने अजमेर का गवर्नर बना के दिया। अजमेर का गवर्नर इसलिए कि जो माल असबाब आता था ना इधर ये कंडला पोर्ट इस एरिया से, तो अजमेर बड़ी जगह थी, अजमेर बड़ी चौकी थी, दिल्ली इधर से ही जाता था। हाँ, उसको काम तो ये दिया कि अजमेर के गवर्नर हो, जी जी। लेकिन उसे इनडायरेक्ट मिशन ये दिया कि तुम्हें महाराणा प्रताप को साफ करना है। जो काम, क्योंकि अब्दुल रहीम खान हम महाराणा प्रताप के फैन हो गए थे, वो पीछे हट गए। मान सिंह जी ने इनडायरेक्ट सपोर्ट किया, वो इंटरनल बातें अकबर के पास पहुंच गई। तो दोस्तम खान उनका खुद का आदमी था। दोस्तम खान को काम ये दिया, तो दोस्तम खान इसी फिराक में रहता था महाराणा प्रताप को कब मैं वार करूं, कब ऐसा करूं। तो दतूड़ी नाम की जगह है रणथंभौर के पास में। जी जी भैया। दतूड़ी का इतिहास प्रसिद्ध युद्ध हुआ। दतूड़ी महाराज शक्ति सिंह जी का ससुराल था। जी भैया। और दतूड़ी के जो राजावत भाई थे, कछावा थे, उनको पंजाब का गवर्नर बनाया हुआ था अकबर ने। जी भैया। जब ये हल्दी घाटी वाली लड़ाई खत्म हुई तो दतूड़ी के राजावतों के समझ में आ गया कि शक्ति सिंह जी भी मिले हुए हैं, मान सिंह जी भी मिले हुए हैं, तो वो अपनी पंजाब वाली जगह छोड़ के वापस दतूड़ी आ गए, मतलब किसी को हैंडओवर करके नहीं आए। तो दोस्तम खान जब इधर से रवाना हुआ रणथंभौर वाले रास्ते से, मतलब इस रास्ते से महाराणा प्रताप के लिए अटैक करने के लिए, कहीं ढूंढने के लिए सोर्स लग गया होगा, तो ये मान सिंह जी का इनडायरेक्ट इशारा था और शक्ति सिंह जी का ओपन ये था अपने ससुराल वालों को। शक्ति सिंह जी का ससुराल था दतूड़ी, तो वो जो दतूड़ी के शक्ति सिंह जी के ससुराल वाले थे, उनकी 3 पीढ़ियां काम आई उस लड़ाई में। और उन्होंने इनको दोस्तम खान को मतलब पूरी तरीके से घायल कर दिया। दतूड़ी से और रणथंभौर पहुंचने से पहले पहले दोस्तम खान खत्म हो गया। तो मतलब एक्चुअल हिस्ट्री जो है ना, उसे पढ़े जाने की जरूरत है। और आप जैसे विद्वान महनीय लोग ऐसे करेंगे। अब मैं बता रहा हूँ, अब मुझे क्या करना है, इस पोस्ट को डिलीट कर दो। एक आप इसका कि महाराज शक्ति सिंह जी के बारे में एक अच्छा सा लिख के, जिनकी भावनाएं आहत हुई है, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप के छोटे भाई हैं, वंदनीय हैं, पूजनीय हैं, हल्दी घाटी में साथ दिया। आगे भी उन्होंने, जो जयवंता बाई जो माँ थी राणा प्रताप की, वो उनके भैंसरोडगढ़ के किले में अंतिम समय में महाराज शक्ति सिंह जी के साथ रही थी। जी जी जी। राणा प्रताप तो जंगलों में थे, लेकिन हल्दी घाटी के बाद से और अंतिम समय तक वो रही शक्ति सिंह जी के साथ में थी। मैं कहना था भैया जी कि इतना बढ़िया जब इनका इतिहास है, तो अब तक हमको ये पढ़ाया गया स्कूलों में, इसका अब तक क्षत्रिय समाज या हिंदू समाज ने इसका विरोध क्यों नहीं किया भैया? दरअसल कारण ये है कि लकीर के फकीर हो गए अच्छे से। कृष्ण भगवान ने गीता में, अगर गीता किसी ने भी पढ़ी हो ना, कृष्ण ने तो गीता में बहुत सी बातें कही है, हम लोग पढ़ते नहीं है। और किसी ने यदि आजकल सबसे बड़ी विडंबना ये हो गई युवा पीढ़ी की, फेसबुक व्हाट्सएप को यूनिवर्सिटी मान लिया। और पुराने वाले पहले वाले भी जो लोग थे, हिस्ट्री पे ध्यान नहीं दिया। मेरे पूर्वज, उनके बारे में कोई भी कुछ गलत कह गया, मैंने मान लिया, मैंने खुद ने अक्ल नहीं लगाई अपनी। और एक कम्युनिस्टों ने बहुत ज्यादा खराब सुधार की जरूरत है। आप हम जैसे लोग ही सुधारेंगे एक्चुअल। और वास्तविक इतिहास वो है भगवती जी, जो 10 बाई 12 के ड्राइंग रूम में बैठ के किसी ने लिख दी, वो एक्चुअल हिस्ट्री नहीं है। एक्चुअल हिस्ट्री वो है जो पोथियों के अंदर है ना, बड़ुओं की पोथियों के अंदर, जी जी जी, या पीढ़ी दर पीढ़ी मिली है, शोध किए जाने की जरूरत है। आप इस पे एक अच्छा सा, चलो श्योर, मैं भी भावुकता में लिख दिया तो लिख दिया, और मेरा भाव कोई ऐसा नहीं था। हाँ, अपने काम से मेरे पड़ गया था। हाँ, कोई नहीं, आप इस पे फेसबुक पे अभी एक, चलो इसको आप कहीं इस विषय को कहीं शांत कराने का प्रयास करो जी, डाल देता हूँ। आप एक खंडन कर दो, ऑटोमेटिक शांत हो जाएगा। महाराज शक्ति सिंह जी के बारे में 2 अच्छी बातें, मैंने इतनी बातें बोल दी, इनमें से 2 बातें लिख दो। जी जी जी, ओके, थैंक यू। उदयपुर में आलोक संस्थान के पीआरओ मनमोहन भटनागर को एक सैनिक का सम्मान करना उस वक्त भारी पड़ गया जब उनकी खून पसीने की कमाई पलक झपकते ही साफ हो गई। स्कूल में छात्र का एडमिशन कराने के नाम पर एक धोखेबाज ने मिलिट्री मैन बनकर भटनागर को ऐसा झांसे में लिया कि सिर्फ 2 से 3 मिनट की टेलीफोन पर हुई बात में उनके खाते से 1 लाख रुपए उड़ गए। आलोक विद्यालय में पब्लिक रिलेशन का कार्य देख रहे मनमोहन भटनागर के पास एक फोन आया
जिसमें धोखेबाज ने खुद को एक सैनिक बताया और उसके बच्चे के एडमिशन के लिए प्रोसेस पूछा। भटनागर ने भी पूरा प्रोसेस समझाते हुए फीस स्ट्रक्चर भी बताया। इस पर खुद को सैनिक बताने वाले धोखेबाज ने भटनागर से पेटीएम के जरिए फीस जमा कराने की बात कही। स्कूल में हो रहे नए एडमिशन और फीस जमा होने की बात पर भटनागर ने भी पेटीएम से फीस लेने पर हामी भर दी। शातिर धोखेबाज ने मोबाइल पर एक मैसेज भेजा और ओके प्रेस करने को कहा। भटनागर ने भी ऐसा ही किया, जिससे उनके खाते में 5 रुपए जमा हुए। फीस के नाम पर ठगी कर रहे धोखेबाज ने 2 बार में कुल 10 रुपए जमा कराए और उसके बाद तीसरी बार ओके के बटन पर क्लिक करते ही खाते से 30,000 रुपए कट गए। शातिर ठग में ट्रांजैक्शन गलत होने की बात कहते हुए फिर से 30,000 जमा कराने की बात कही और पेटीएम पर एक बार फिर ओके प्रेस करने को कहा। इस बार 30,000 को पाने के चक्कर में मनमोहन भटनागर के कुल 90,000 रुपए खो दिए। इसके बाद देर शाम इनके खाते से 10,000 रुपए और कट गए। इसी तरह से एक ही दिन में 1 लाख रुपए बिना ओटीपी के ही मनमोहन भटनागर के अकाउंट से कट गए। चलिए देखते हैं क्या कुछ हुआ भटनागर के साथ। नमस्कार, मैं मनमोहन भटनागर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर आलोक संस्थान, मल्टीमीडिया फील्ड भी देखता हूँ। आलोक संस्थान में विगत 21 वर्षों से कार्य कर रहा हूँ। मेरी कार्यशैली को देखते हुए संस्थान निदेशक ने मेरा नंबर वेबसाइट पर डाल रखा है ताकि मैं लोगों से इंक्वायरी डीलिंग कर सकूं। किसी भी प्रकार की कोई इंक्वायरी हो तो मैं उनको डील करके आलोक संस्थान से जोड़ सकूं। तो अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक कॉल आया, आर्मी मैन बनकर के एक व्यक्ति ने मुझे कॉल किया कि आप आलोक से बोल रहे हैं क्या। चूँकि मेरा वहाँ नाम तो नहीं है इसलिए वो सिर्फ यही बोला आलोक से बोल रहे हैं क्या। मैंने सहज रूप से जो जवाब देना था कि हाँ मैं आलोक से ही बोल रहा हूँ, और उसको 2 बच्चों के एडमिशन के लिए इंक्वायरी करनी थी। जो मैंने उसको जो भी समुचित जानकारी थी, जो मेरा स्वभाव था, मैंने उसको जानकारी अनुसार मैंने उसको जानकारी दी। उसके पश्चात उसका दूसरे दिन कॉल आता है तो उसने फ़ीस जमा कराने की थोड़ी जल्दी दिखाई। तो ऑब्वियसली अभी इन दिनों में अगर मेरी जिम्मेदारी है तो मैं जिम्मेदारी से पीछे कैसे हटता। तो मैंने उसकी फ़ीस जमा करने में उसकी हेल्प की। तो उसने कहा कि मुझे आप अपना अकाउंट नंबर दीजिए। तो स्वभाव अनुसार मैं अपना अकाउंट नंबर क्यों दूंगा। तो मैंने कहा कि आप आलोक के अकाउंट पे जिसका IFSC कोड मैं देना चाह रहा था वो देने लगा। तो उन्होंने बोला कि हमारे मिलिट्री के अंदर, आर्मी में ऐसा नियम है कि हम बैंक से ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं, हम इसका ट्रांजैक्शन जो है मोबाइल एप्लीकेशन में गूगल पे या फ़ोनपे पे करते हैं। तो मैंने तुरंत कहा कि मैं खुद इन एप्लीकेशन को कम यूज़ करता हूँ क्योंकि ये फ्रॉड होती है। तो मैं स्वभाव से मैंने उसको ना किया। तो उसने पूछा कि जिस नंबर से आप कर रहे हैं तो ये कोई और नंबर किसी और पे। तो मैंने कहा मैं पेटीएम यूज़ करता हूँ। मिलिट्री मैन के व्यक्ति ने मेरे को जिस तरह से ठगा कि लाइन पे बने रही और उसने कहा पेटीएम खोलिए। पेटीएम खोलने के बाद उसने तुरंत बोला कि देखिए मैंने अभी आपके अकाउंट में 5 रुपये डाले हैं, आप उसको ओके कीजिए। तो मैं ओके कर रहा हूँ तो मेरे अकाउंट में 5 रुपये आ रहा है। मेरे को PNB अकाउंट से भी अपडेट मिल गया कि मैंने 5 रुपये मेरे पास आ गए। फिर उसने वापस सेम अकाउंट ट्रांजेक्शन किया 5 रुपये का, तुरंत मेरे पास 5 रुपये आ गए। ओबियसली मेरे पास 2 बार जब ट्रांजेक्शन ओके हुआ तो 10 रुपये आने के पश्चात उसने तुरंत से बोला कि अब आप ऐसे ही करिएगा, मैं आपके 30,000 ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। इस तरह से उसने तीसरी बार जब 30,000 रुपये मुझे ओके करने के लिए कहा तो मैंने 2 बार पढ़ लिया था। तो स्वभाव अनुसार एक मिलिट्री मैन का काम कर रहा हूँ तो मैं उससे क्यों पूछूंगा। तो मैंने टैप किया। इसी दौरान मेरे 30,000 आने की जगह निकल गए। 30,000 निकलने के बाद में आप सोच लीजिए मेरे पे क्या बीती होगी। मैंने उस 30,000 को वापस रिफंड करने के लिए जब उससे बात की तो उसने करीबन 17-18 बार बोला कि 2 मिनट रुकिए, 2 मिनट रुकिए, शायद मेरे से गलती हो गई, कहीं ना कहीं ट्रांजैक्शन मिस हो रहा है, आप 2 मिनट रुकिए, मैं आपके 30,000 वापस रिफंड करता हूँ। लेकिन उसने 17-18 बोलने के बाद उस 30,000 को कहीं ना कहीं ठिकाने लगा दिया और मुझे तुरंत बोला कि आप पेटीएम पे देखिए एक और मैसेज आया होगा। वो मैसेज ऐसा था कि शायद 30,000 जमा हो जाएंगे, मेरे को वापस मिल जाएंगे। मैंने ओके किया क्योंकि मुझे मेरे पैसे चाहिए थे। तो जैसे ही मैंने किया वो 30,000 मुझे और निकल गए। कहने का मतलब 30 करके उसने मेरे पास 3 बार ट्रांजैक्शन 30,000 के किए और मेरे अकाउंट से 90,000 निकाल लिए। उसके बाद मेरी हालत बहुत बुरी थी। मैंने कहा आप मिलिट्री मैन हो या नहीं हो। उसने कहा मैं वीडियो कॉल करता हूँ। वीडियो कॉल करने में उसने 8 सेकंड का वीडियो कॉल किया और अपने आप को शो करने की कोशिश की। तो मैं फिल्म मेकर भी हूँ तो मैंने देखा उसकी आवाज़ कहीं और जा रही थी, उसका होठ कहीं हिल रहे थे। तो वीडियो कॉल के अंदर पता पड़ गया कि ये फ्रॉड है। तो मैंने कहा मैं साइबर क्राइम में जा रहा हूँ। तो वो गिड़गिड़ाने लगा कि प्लीज़ मत जाना। अंततः उसने बोला कि मैं एक छोटा अमाउंट आपके ट्रांसफ़र करता हूँ 9,999 का। अब मेरे जब 90,000 जब जा चुके थे तो मैं अपने 9,999 के लिए मैंने एक बार फिर टैप किया तो मेरे 9,999 चले गए। इस तरह से 99,999 का ठग उसने मेरे साथ किया। मेरे पास किसी प्रकार का कोई OTP नहीं आया, सिर्फ मेरे को एक मैसेज आया डेबिट क्रेडिट का। जब 2 बार मेरा क्रेडिट का मैसेज आ गया था तो मैं तीसरी बार स्वभाव अनुसार नहीं देखूंगा क्योंकि मिलिट्री मैन का काम कर रहा था। तो देखा आपने किस तरह से एक ठग ने सैनिक बनकर मनमोहन भटनागर को विश्वास में लिया और बच्चे के एडमिशन के लिए फीस जमा कराने की बात कहते हुए 1 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी कर डाली।
मनमोहन भटनागर ने अपने साथ हुई इस ठगी के बाद सवीना थाने में मुकदमा दर्ज कराया और आईटी एक्सपर्ट्स की मदद से शातिर ठग तक पहुंचने का प्रयास किया तो पता चला कि यस बैंक में ट्रांजैक्शन हुआ है। छानबीन कर रहे आईटी एक्सपर्ट ने बताया कि यदि खाते में पैसे होंगे तो भटनागर का पैसा मिलने की संभावना है। इस पर बैंक से कोऑर्डिनेट करते हुए जब ठगों का खाता चेक किया गया तो पता चला कि एक दिन में उस अकाउंट में 1 लाख ट्रांजैक्शन हुए हैं और उसका बैलेंस 7 अरब रुपए है। अब आईटी एक्सपर्ट के सामने भी 1 लाख ट्रांजैक्शन में मनमोहन भटनागर के 4 ट्रांजैक्शन को ढूंढ पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। ऐसे में उदयपुर न्यूज भी अपील करता है कि ऑनलाइन ठगी से बचने के लिए सोशल मीडिया पर बिना जाने पहचाने किसी पर विश्वास ना करें। मैं तुरंत से सवीना थाने में गया जहाँ पे सीआई साहब से और राजकुमार जी चौधरी हैं जिन्होंने मेरी मदद की। तुरंत वे मुझे साइबर एक्सपर्ट जो हैं श्याम जी चंदेल के पास लेके गए। उन्होंने मेरी भरपूर मेहनत करी और तुरंत से पता लगाया जितने उनकी ईमेल करने से कि ये अकाउंट जो है बेंगलोर से है और यस बैंक का है। फिर यस बैंक में अकाउंट करने से उन्होंने कहा कि इसके अगर अकाउंट में अगर पैसा होगा तो हम आपका इसका रिकवर करने का प्रयास करेंगे। एक चीज़ और ध्यान में आई कि ये अक्सर ये फ्रॉड करने वाले उस दिन फ्रॉड करते हैं, उसके बाद में 2 दिन की इनकी बैंक की हॉलीडे होती है ताकि हम बैंक में न जा सकें। ध्यान रखिएगा प्यारे लोगों, ताकि वो अपने आप को पैसा को बचा सकें। तो जब मैं जिस दिन छुट्टी थी उस दिन नहीं, लेकिन दूसरे दिन जब मैं बैंक में गया तो बैंक के मैनेजर ने उस अकाउंट को ट्रेस करके पता लगाया तो आप यकीन नहीं करेंगे उसके अकाउंट में उस वक्त जो बैलेंस था, मैंने सोचा 2-2.5 लाख भी होगा तो मेरा काम हो जाएगा, लेकिन बैलेंस था 7 अरब रुपए। अब आप सोचिए 7 अरब रुपए बैलेंस था। मैंने सोचा चलो, लेकिन वो नोडल अकाउंट था, ग्रुप अकाउंट था जिसको कि बैंक सीज नहीं कर सकता था। पुलिस विभाग भी असहाय महसूस कर रहा था। ऐसी स्थिति के अंदर मेरे पास आज स्थिति हो गई। मैं आप सभी से यही दुआ कर रहा हूँ मेरे इस वीडियो के माध्यम से कि किसी भी प्रकार की कोई भी एप्लीकेशन, किसी भी प्रकार की एंड्रॉयड के ऊपर आप यूज़ कर रहे हैं तो बिना जाने पूछे किसी अज्ञात व्यक्ति से न तो आप चर्चा कीजिए, न उसको आप यूज़ कीजिए। इस बात का ध्यान रहे। आर्मी को बदनाम किया गया है। मैं आर्मी वालों से भी निवेदन करूंगा कि कृपया करके इसके एक्शन लीजिए, क्योंकि ये आर्मी की ड्रेस पहन करके बहुत ज़्यादा फ्रॉड कर रहे हैं। मेरा आपसे यही निवेदन है। बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए उदयपुर न्यूज। बुक करवाइए 2 BHK फ्लैट्स नवरात्रि के अवसर पर और पाइए अगले 20 साल तक 200 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रति माह बिल्कुल फ्री। साथ ही लोन प्रोसेसिंग फी, पार्किंग, क्लब हाउस मेंबरशिप सब फ्री। GST एवं स्टैम्प ड्यूटी 100% फ्री और 2.67 लाख तक की सब्सिडी भी। ऑफर 30 अप्रैल तक ही। राजस्थान का नंबर 1 अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट वैदेही प्रीमियम हाउसिंग, सपनों का घर शहर के अंदर। दुर्ग स्टैंड एंड इवेंट व फ्लावर डेकोर बेस्ट थीम के साथ गणपति स्थापना से विदाई तक, सगाई, हल्दी, मेहंदी, पूल पार्टी, संगीत, फेरे, रिसेप्शन व विदाई तक, टेंट, लाइट, खाना खजाना, कैटरिंग, फ्लावर डेकोर, बैंड, घोड़ी, डोली, पालकी, बग्गी, लवाजमा, दुल्हन एंट्री, शहनाई, ढोल व साफे, पूरा पैकेज लीजिए। एक कॉल कीजिए, घर बैठे सुविधा पाइए। फोन नंबर 9929997672 और 7976981099। एड्रेस यूनिवर्सिटी, सोफिट रोड, शोभागपुरा, नंद भवन गार्डन के सामने। नोट, साफे किराए पर भी मिलते हैं। प्रोपराइटर दुर्गेश मावट। AHA एयरलाइन एंड होटल मैनेजमेंट एकेडमी, उदयपुर का पहला प्रोफेशनल एविएशन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। 12th के बाद करियर की चिंता,
पहली बार राजस्थान में 12th के बाद साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए लाए हैं डोमेस्टिक व इंटरनेशनल बैचलर इन एविएशन, डिप्लोमा इन कैबिन क्रू, एयर होस्टेस, ग्राउंड स्टाफ, सिक्योरिटी मैनेजमेंट कोर्सेज। इन कोर्सेज में एडमिशन लेकर आप अपना बेहतरीन करियर डोमेस्टिक व इंटरनेशनल एयरलाइंस व डोमेस्टिक व इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बनाइए। कोर्सेज के साथ प्रत्येक वर्ष एक फॉरेन टूर, इंटरनेशनल एयरपोर्ट ट्रेनिंग, फॉरेन इंटर्नशिप दुबई, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर में, ग्रूमिंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस, स्पोकन इंग्लिश, फ्रेंच एंड अरेबिक लैंग्वेज क्लासेस, योगा, स्विमिंग, जिम क्लासेस। इंस्टीट्यूट के अनेक स्टूडेंट्स का इंडिगो, स्पाइस जेट, विस्टारा, एयर इंडिया व डोमेस्टिक व इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सिलेक्शन हो चुका है। बनाएं एक अच्छा करियर एविएशन व टूरिज्म फील्ड में। AHA, the first and only institute to start the bachelor's, domestic and international degree in aviation and tourism with 100% job placement in the leading airlines of India and international. Admission open. First floor, Paradise Complex, opposite Agrawal Dharmshala, Sector 11, Udaipur. Call it 70231 44442 8107 392702. Website www.ahaudaipur.com. अजय फर्नीचर उदयपुर सेक्टर 14 में स्थित 2 मंजिला भव्य शोरूम, जहां आपको मिलेंगी आधुनिक फर्नीचर की अनेक वैरायटीज, अनेक तरह के डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, डबल बेड विथ मैट्रेसेस, अलमारी, मंदिर स्थान, प्लास्टिक चेयर्स और सभी तरह के ऑफिस फर्नीचर्स। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। अजय फर्नीचर और बजाज एवं HDFC बैंक साथ लेकर आए हैं 0% डाउन पेमेंट और 0 ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स पर फर्नीचरों के विशेषज्ञ। नवरात्रि, दिवाली विशेष ऑफर्स, 4 प्लास्टिक चेयर्स के साथ एक टेबल फ्री, सोफा सेट के साथ सेंटर टेबल फ्री। कोरोना वॉरियर्स के लिए विशेष डिस्काउंट। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दें। एड्रेस D1 नियर कम्युनिटी सेंटर, सेक्टर 14, हिरन मगरी, उदयपुर। कॉल अस 8233206262। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस, इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाँके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉल इट 25616000, मोबाइल नंबर 9829041330। राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त 1941 से बालिका शिक्षा में कार्यरत श्री दिगंबर जैन बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, खेरादीवाड़ा, उदयपुर। प्रवेश प्रारंभ प्ले ग्रुप नर्सरी से 12वीं तक। कला, विज्ञान, वाणिज्य संकाय RTE में बच्चों का निःशुल्क प्रवेश। कक्षा पहली से ही कंप्यूटर शिक्षा। 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम श्रेष्ठ। अभिभावकों से निरंतर संपर्क। गाइड, योग एवं खेल की सुविधा। प्रयोगशाला, पुस्तकालय कक्ष, कंप्यूटर कक्ष, स्मार्ट कक्षा कक्ष, वाहन सुविधा उपलब्ध। गत वर्ष विद्यालय की 50 छात्राओं को गार्गी पुरस्कार प्राप्त हुआ और विद्यालय की 5 छात्राओं को इंस्पायर्ड अवार्ड प्राप्त हुआ। प्रधानाचार्य कला करणपुरिया,
MA, M.Ed, गोल्ड मेडलिस्ट। मोबाइल नंबर 7597760526। फोन नंबर 0294242069, 029429400679। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरोना काल के चलते जहां लोगों की जिंदगी अभी भी पटरी पर नहीं आई है और इस बीच यदि कोई कंपनी अपने कर्मचारियों की तनख्वाह ही खा जाए तो इससे बड़ी शर्मनाक बात और क्या होगी। ऐसा ही एक मामला उदयपुर के गुलाबबाग रोड स्थित कमल कॉम्प्लेक्स में बॉन्ड सिक्योरिटी सर्विसेज के सामने आया है। शुक्रवार को इस कार्यालय पर डूंगरपुर से कुछ युवक आए जिन्होंने बताया कि वे सभी इस कंपनी के मार्फत गार्ड के रूप में डूंगरपुर स्थित मेडिकल कॉलेज में काम पर लगे, लेकिन 3 माह बीत जाने के बाद भी आज तक तनख्वाह नहीं दी गई। इसके लिए कई बार ऑफिस के चक्कर काट चुके हैं, लेकिन आज तक उनको सैलरी नहीं मिली है। हर बार ये कहकर टाल दिया गया कि अगले महीने देंगे। ऐसे में आर्थिक तंगी हो गई, जिसके चलते घर बार चलना मुश्किल हो गया है। अब इन बेरोजगार युवकों ने कानून की राह पर जाने की चेतावनी दी है। सूरजपुर में काम करता हूँ मैडम के यहाँ, पैसे लेने आया। मैं तो अभी 4,500 बाकी अभी दे रहा हूँ। मेरे को क्या गाँव मत जाना, सुबह के मैं यहीं बैठा हूँ, गए ही नहीं गाँव, क्योंकि आ रहा हूँ आधा घंटे में, अभी तक आई नहीं गए। तो कितने चक्कर काट लिए, काफ़ी चक्कर कटा दिए। नहीं, हाँ चक्कर दे रहे हैं, हाँ दे रहे हैं, हाँ सुबह दे रहे हैं, शाम को दे रहे हैं। तो सर क्या हम जॉब पे लगे थे ना, तो पहले से ही, हालांकि इनके बारे में तो हमने सुन रखा था कि ये लोग पेमेंट करते नहीं है। वहाँ के लोगों से हमको जवाब मिला था, क्योंकि जो पहले वाले करके गए थे उनके साथ भी यही हुआ था कि उनका पेमेंट उन्होंने किया नहीं, तो उन्होंने हमको कहा भी था कि भाई तुम्हारा पेमेंट नहीं होगा। हमने कहा ठीक है, 1 महीना हम अब लग गए हैं तो बीच में छोड़ के जा नहीं सकते। हमने कहा 1 महीना हम कर लेते हैं, तो पेमेंट आता है कि नहीं आता पता चल जाएगा यूँ। फिर सर हमने किया वहाँ पे, हमने 1 महीना 20 दिन कुछ काम किया वहाँ पे, तो फिर 1 महीने का भी हमारा वो भी पेमेंट नहीं आया, ने वो 20 दिन वाला भी सर पेमेंट अभी तक दिया नहीं। अब होली के सीज़न में हमारे सर ना कपड़े थे ना, कुछ भी हम ला नहीं सके, कुछ खरीदारी वगैरह त्यौहार पे हम वो भी नहीं कर सके। अब जब भी हम कॉल करते हैं नंबर इन्होंने ब्लॉक कर रखा है, कोई भी जवाब देते नहीं है किसी भी चीज़ का। जैसे फ़ोन करते हैं तो तसल्ली देते हैं। बात है जनवरी की बात है सर, अभी अप्रैल चल रहा है, जनवरी से अप्रैल तक हमको तसल्ली देते देते हमारे 3-4 महीने इन्होंने निकलवा दिए। कभी बोलते 15 तारीख, कभी बोलते 1 महीने में कर देंगे, कभी बोलते परसों कर देंगे। ऐसे कर करके इन्होंने आज अप्रैल तक की बात आ गई सर, अप्रैल का ये महीना आ गया, अभी भी इन्होंने नहीं आई। फिर थक हार के हम फिर ऑफिस में आए सर यहाँ पे। आज तो अभी तो कुछ जवाब, हमारा तो फ़ोन लगता है नहीं, लेकिन वहाँ पे बुलाया था, मैडम ने फ़ोन किया उनको, तो फिर वो कहीं और बुला रहे थे कि वहाँ आ जाओ, वहाँ पे आके दे देंगे, यूँ कुछ बोल रहे थे वो। तो साथ वाले हमारे वहाँ पे गए हैं बात करने। मुकाम पोस्ट सुरपुर, जिला डूंगरपुर। हम सर जॉब कर रहे थे बॉन्ड सिक्योरिटी एजेंसी में। हमने जॉब किया सर जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने। 3 महीने से हम जॉब कर रहे थे सर, सैलरी अभी तक मिली नहीं है। हर बार एक ही बात कहते हैं ये कि अगले हफ्ते, अगले हफ्ते, अगले हफ्ते। सर हम आज स्पेशल कार करके उदयपुर आए हैं कि हमको पैसे चाहिए, तो सर मैम जवाब नहीं दे रहे हैं और सर यहाँ पे आए नहीं है अभी तक, तो हम आके ऑफिस में बैठे हैं सर। अमाउंट टोटल होगा 1,11,000 के करीब। हम 10 गार्ड है सर, और बहुत परेशान है होली से पहले से। हमारी एक बंदे की जो तनख्वाह थी वो 8,500 थे। 3 महीने हो गए सर। बोल रहे हैं कि नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक। कॉल करते हैं, कोई जवाब देते नहीं है, और जो सर का नंबर है वो स्विच ऑफ है, और हमको हर व्हाट्सएप पे भी ब्लॉक कर रहे हैं। और मैम जवाब देते हैं तो मैम बोलते हैं नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक। अभी हमारे पास कुछ नहीं है, बस मांग इधर उधर से मांग के कर रहे हैं। अभी गाड़ी भी फ्रेंड की है, उसको भी भाड़े पे लाए, उसको भी पैसे देने हैं। पैसा है नहीं जेब में। कंडीशन इतनी ख़राब है कि 3 महीने से हम घर बार भी ऐसे चला नहीं पा रहे। नहीं सर, अभी तक नहीं करवाया। आश्वासन दे रहे हैं ये, आश्वासन दे रहे हैं बस, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट। तसल्ली दे रहे हैं इसलिए मैं भी इनके साथ जॉब कर रहा था मेडिकल कॉलेज। ये हमें हर बार आश्वासन देते हैं। होली से कुछ दिन पहले हमने जॉब छोड़ दी थी। इन लोगों ने बोला कि भाई तुम जॉब पे आओ 1 दिन, हम तुम्हें सबकी सैलरी कर देंगे। रात को हम जॉब गए, होली से 1-2 दिन पहले। जॉब जाने के बाद हमने 1 दिन जॉब की, दूसरे दिन बोला कि मैं तो नहीं आ रहा हूँ। ऐसे करके हर बार ऐसे हमें ठुकराते रह रहे हैं, इसलिए आज हम यहाँ आए।
मेडिकल कॉलेज डूंगरपुर में कर रहे थे हम तो, और बाकी ये अंकल 1-2 साल से पहले आके बैठा है यहाँ। ऐसी स्थिति है यहाँ की। हमने तो काफ़ी चक्कर काटे, काफ़ी फ़ोन लगा रहे, हमारे सब जो हम गार्ड जो ड्यूटी कर रहे थे सबके नंबर ब्लैक लिस्ट में है। व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप का मैसेज देखते नहीं, सबको ब्लैक लिस्ट में डाल रखा है। मेरी 11,000 रुपये बाकी है, 1 महीना और कुछ ऊपर 15-16 दिन की बाकी है मेरी, और मैंने कुछ मजबूरी के कारण छोड़ दी थी, इसीलिए क्योंकि मेरी स्थिति ख़राब थी, मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने जॉब छोड़ दी थी। अभी तक मेरे पास पैसे नहीं आए, और ये मेरे साथ वाले जा रहे थे, इनके काफ़ी पैसे बाकी है, किसी के मेरे साथ जो थे उनके 3 महीने की सैलरी बाकी है। उदयपुर रक्तदान महादान चैरिटेबल ट्रस्ट के सचिव आयुष अरोड़ा ने बताया कि ट्रस्ट अध्यक्ष रविंद्रपाल सिंह कप्पू ने महाराणा भोपाल हॉस्पिटल में कोरोना की परवाह किए बगैर 92वीं बार रक्तदान किया। कप्पू ने ये रक्तदान युवाओं को समर्पित करते हुए युवाओं से अपील करते हुए कहा कि कोरोना काल में ब्लड बैंकों में रक्त की कमी हो रही है, घरों से निकलें और ज्यादा से ज्यादा रक्तदान करके लोगों की जान बचाएं। रक्तदान में डॉक्टर संजय प्रकाश, आयुष अरोड़ा, जितेंद्र जैन मूर्तिजा आदि उपस्थित थे। मैंने आज 92 बार रक्तदान किया है। मैं ये रक्तदान युवाओं को समर्पित करता हूँ। मैं उदयपुर के युवाओं से आह्वान करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा घरों से निकले आएँ और हॉस्पिटल में आके ब्लड डोनेट करें या किसी कैंप में डोनेट करें, क्योंकि हमारे ब्लड डोनेशन करने से काफ़ी फ़र्क पड़ता है। युवाओं को ज़्यादा आगे आना चाहिए। किसी की सहायता करने के लिए हमेशा ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि कोरोना काल में घरों से निकलें और ब्लड बैंक में ब्लड की बहुत कमी हो रही है। ज़्यादातर ए पॉजिटिव ब्लड की कमी हो रही है। जिस किसी का भी ए पॉजिटिव ब्लड हो वो ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और ब्लड बैंकों में आकर अपना ब्लड डोनेट करें। मैं आप युवाओं से यही निवेदन करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट करें और खुद भी स्वस्थ रहें और लोगों को भी स्वस्थ रखें। जय भारत, जय हिंद। चित्तौड़गढ़ जिले की डूंगला क्षेत्र की रावतपुरा ग्राम पंचायत में उमरिया फला धोला भाटा के युवक की लाश गुरुवार को भाड़पा क्षेत्र के जंगल में एक पेड़ पर लटकी मिली। पुलिस ने बताया कि उमरिया फला निवासी किशनलाल मीणा बुधवार करीब 7 बजे भतीजी बीमार होने से उदयपुर जाने के लिए अपने घर से निकला था। परिजनों ने बताया कि इसके बाद उससे कोई संपर्क नहीं हुआ एवं दिन में कई बार फोन लगाया जिसमें घंटी जा रही थी, लेकिन उससे बात नहीं हुई थी। इसके बाद रात को उसका फोन स्विच ऑफ हो गया। गुरुवार करीब 11 बजे बकरियां चराने गए चरावाहों ने उसकी लाश एक खाकरे के पेड़ पर लटकी देखी। चरावाहों की सूचना पर परिजन व पुलिस भी मौके पर पहुंचे व शव को डूंगला सीएचसी पहुंचाया और पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया गया। मृतक के भाई कुमार रावत की रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया गया। इस दौरान रावतपुरा सरपंच ठाकुर सिंह रावत सहित परिजन मौजूद थे। कोविड महामारी से जंग जीतने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारें लगातार हर प्रयास कर रही है। ऐसे में सबसे ज्यादा जिम्मेदारी सरकारी और निजी हॉस्पिटल की बन जाती है। इन हॉस्पिटल में भारी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से करने के निर्देश भी जारी किए हुए हैं, लेकिन जब किसी हॉस्पिटल में ही ऑक्सीजन प्लांट में फॉल्ट आ जाए तो इससे बड़ी कमी कुछ और हो ही नहीं सकती। हम बात कर रहे हैं सुखेर स्थित शर्मा हॉस्पिटल की, जहां शुक्रवार को अचानक ऑक्सीजन प्लांट में फॉल्ट आ जाने से हड़कंप मच गया। इस दौरान हॉस्पिटल में भर्ती कोविड के मरीजों को तुरंत शहर के अन्य निजी हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। हॉस्पिटल के ऑक्सीजन प्लांट में अचानक फॉल्ट आ गया, जिसके चलते ऑक्सीजन सप्लाई में बड़ी दिक्कत हो गई, लेकिन मरीजों को दूसरे निजी हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया ताकि समय पर मरीजों को इलाज मिल सके। चित्तौड़गढ़ जिले के डूंगला उपखंड क्षेत्र में मंगलवार कस्बे में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर 16 से 18 अप्रैल तक बाजार पूर्णतः बंद कर दिए गए हैं। साथ ही 19 अप्रैल से बाजार खुलने का समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक किया गया है। जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा, जिला पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव ने क्षेत्र का दौरा करते हुए ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। बंद के दौरान उपखंड अधिकारी मोहर सिंह मीणा, तहसीलदार पन्ना लाल रेगर, विकास अधिकारी डॉक्टर राम खिलाड़ी मीणा सहित अधिकारियों ने मंगलवार क्षेत्र का दौरा किया। मंगलवार में अन्य राज्यों से आने वाले लोगों को होम क्वारंटाइन करने के लिए टीमें गठित की गई, जो बाहर से आने वाले लोगों पर नजरें टिकाए हुए हैं। 4 महीनों से पानी की समस्या से जूझ रहे लोगों ने मुख्य सेवक का पुतला जलाकर प्रदर्शन किया। उदयपुर विकास समिति के संयोजक प्रेम ओबरावल ने बताया कि नीमच खेड़ा दीवानी क्षेत्र में जनता पिछले करीब 4 महीने से भारी पानी की समस्या से जूझ रही है। बार बार जलदाय विभाग में शिकायत करने पर भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा।
जिससे शुक्रवार को क्षेत्रवासियों ने सब्र का बांध टूट गया और मुख्य सेवक का पुतला जलाकर प्रदर्शन किया गया, जिसके बाद सहायक अभियंता को ज्ञापन देकर समस्या के बारे में अवगत कराया। क्षेत्रवासियों ने आक्रोश जताते हुए कहा कि अगर जल्द ही इस समस्या का समाधान नहीं होता है तो कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर अपनी मांग रखेंगे। सहायक अभियंता ने भी क्षेत्रवासियों को कहा कि मेरे पास जो संसाधन है उससे ज्यादा आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। अभियंता से इस तरह की बात सुनकर क्षेत्रवासियों में आक्रोश है। इस मौके पर हकीम बोहरा, अंबा सालवी, हेमलता, भोलीबाई, अविनाश कुमावत, कमलेश जैन, नितिन वसीटा, रोशन गायरी, सत्यनारायण पालीवाल, राजू वैष्णव, कैलाश कमेटी, ममता कुंवर आदि कई क्षेत्रवासी उपस्थित रहे। सहाड़ा की कांग्रेस विधायक कैलाश त्रिवेदी के निधन से रिक्त हुई सीट के उपचुनाव के लिए 17 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए मतदान दल तीसरे और अंतिम प्रशिक्षण के बाद मतदान के लिए रवाना हुए। इस विधानसभा क्षेत्र में 387 मतदान केंद्रों पर 2,47,400 मतदाता हैं, जिनमें से 1,24,100 पुरुष और 1,23,300 महिला मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते ने कहा कि कोरोना संक्रमण के मद्देनजर किसी भी मतदान केंद्र पर मतदाताओं की संख्या 1000 से अधिक नहीं रखी गई है। साथ ही कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए सारे साधन उपलब्ध करवाए गए हैं। पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा ने कहा कि 60 संवेदनशील मतदान केंद्रों पर बीएसएफ और आरएसी के जवान तैनात किए गए हैं। पूरे विधानसभा क्षेत्र में 3 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, 16 पुलिस उपाधीक्षक, 40 निरीक्षक और उप निरीक्षक के साथ 2500 पुलिसकर्मी तैनात किए गए। इस दौरान सामान्य पर्यवेक्षक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग के संयुक्त सचिव अमित कुमार घोष, अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी प्रशासन राकेश कुमार, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रामचंद्र बैरवा सहित उपस्थित रहे। सहाड़ा बाई इलेक्शन के लिए कल मतदान होगा सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक। प्रत्येक मतदान केंद्र पे 1000 से ज़्यादा वोटर्स नहीं है। कोविड को ध्यान में रखते हुए ये किया गया है। साथ ही प्रत्येक मतदाता को एक ग्लोव्स दिया जाएगा, जिससे कि बटन दबाते समय और उससे किसी प्रकार का संक्रमण नहीं फैले। और साथ ही हमारे पे सोशल डिस्टेंसिंग के लिए और मास्क के लिए सभी प्रोविजंस मतदाता के लिए भी और मतदान कर्मियों के लिए भी किया गया है। मेरा आपके माध्यम से आम मतदाताओं को, सभी राजनीतिक दलों को और कैंडिडेट्स को ये आह्वान है कि कोविड की सिचुएशन को देखते हुए बहुत ही सावधानी रखना आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक मतदाता यदि अपने इन कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को ध्यान में रखेगा तो मैं समझता हूं कि बिना बाधा के हम इस चुनाव को संपन्न करा सकेंगे। साथ ही मैं ये भी बता दूंगा कि निष्पक्ष, शांतिपूर्वक और निर्भीक रूप से चुनाव संपन्न कराने के लिए पर्याप्त संख्या में सीआरपीएफ के सशस्त्र दल, आरएसी के सशस्त्र दल के साथ साथ पुलिस जाब्ता, होमगार्ड लगाए गए हैं। सेक्टर मजिस्ट्रेट्स, एरिया मजिस्ट्रेट्स सभी लगाए गए हैं। सीनियर पुलिस ऑफिसर्स भी लगाए गए हैं और हमारे मतदान कर्मियों को भी ट्रेनिंग अच्छे से दी गई है, जिससे स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न हो सके। बिल्कुल, पोलिंग पार्टीज, प्रत्येक पोलिंग पार्टी को फेस शील्ड भी दी है, हैंड मास्क भी सबको दे दिए, ग्लोव्स भी दिए हैं, सब कुछ दे दिया है। 54 पे हमने सभी 54 जो जगह हैं सभी के ऊपर एक्स्ट्रा जो स्टाफ है सीपीएमएफ और आरएसी का लगाया हुआ है। इसके साथ साथ 6 जगह और हमारी नज़र में आई हैं जहाँ पे हो सकती हैं। टोटल 60 प्लेसेस पे, 60 जगहों पे संवेदनशील मानते हुए उनके ऊपर सीपीएमएफ के रूप में बीएसएफ का और आरएसी का जाब्ता लगाया गया है। इन पे उनको ब्रीफ किया गया है। प्रत्येक मतदान केंद्र पे जो है एक पुलिसकर्मी, एक होमगार्ड और सोशल डिस्टेंसिंग बनाने के लिए एक होमगार्ड को लगाया गया है। इसके अलावा मोबाइल पार्टीज लगाई गई हैं, सीनियर सुपरवाइजरी ऑफिसर्स लगाए गए हैं और कुछ अन्य ऑफिसर्स को भी कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगाया गया है। पूर्ण रूप से मिला के तकरीबन 2500 के आसपास की फोर्सेस पूरे डिप्लॉयमेंट में लगी है, जो निष्पक्ष, भयमुक्त और फेयर चुनाव करवाने के लिए कार्य कर रही है। कितने एडिशनल एसपी, कितने डिप्टी एसपी, सीआई लगाए? देखिए, एडिशनल एसपी हमारे पास 3 हैं और इसके अलावा टोटल 10 अलग अलग रैंक्स के डीवाईएसपीज और जो ट्रेनिंग वाले डीवाईएसपीज को मिला के टोटल 16 के अराउंड सीनियर ऑफिसर्स लगे हुए हैं। इसके अलावा इंस्पेक्टर्स और सब इंस्पेक्टर्स की संख्या 40 से ऊपर है। और एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। मेवाड़ भाजपा का गलतियों और माफियों से नाता है पुराना, बैकफुट पर आए भाई साहब से चाहने वाले भी कर रहे हैं किनारा। शर्मा हॉस्पिटल में तकनीकी खराबी से मरीजों को ऑक्सीजन मिलना हुई बंद, टूटती सांसों को जोड़ने के लिए आनन फानन में किए कई जतन।
एटीएम से 10 रुपए देकर उड़ा लिए 1 लाख रुपए। पुलिस ने खंगाला अकाउंट तो ठग के पास मिले 7 अरब रुपए। रोजाना होते हैं 1 लाख शिकार। और इलेक्ट्रिसिटी का वीकेंड घरों में ही बीतेगा। चुनाव वाली विधानसभाओं को छोड़कर पूरे प्रदेश में 2.5 दिन का कर्फ्यू। उदयपुर न्यूज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।